हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी की पाठशाला में। जैसा कि आप जानते हैं, डेली हिंदी व्याकरण की सीरीज में आपके साथ हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन को डिस्कस किया जाता है जो प्रीवियस ईयर किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं। तो आइए उसी के क्रम में बढ़ते हुए आज की क्लास स्टार्ट करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आइए आज की क्लास स्टार्ट करें। ध्यान रखिएगा, जो क्लास प्रोवाइड की जाती है आपको शाम 4 बजे स्टडी की पाठशाला चैनल पर आपको क्लास प्रोवाइड कर दी जाती है। आइए आज की क्लास स्टार्ट करें। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, पहला क्वेश्चन है, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 8। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन ए। तो हिंदी में ध्वनियाँ 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन, यही क्या होती हैं? हिंदी में ध्वनियाँ होती हैं। ध्यान रखिए, स्वर और व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए है 25, ऑप्शन बी है 30, ऑप्शन सी है 20, ऑप्शन डी है 35। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन ए। स्पर्श व्यंजन की बात किया जाए तो स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं। जैसे का हो गया, का वर्ग का, चा वर्ग का, टा वर्ग का और ता वर्ग का तथा पा वर्ग का। तो कौन कौन से वर्ग? का वर्ग हो गया, चा वर्ग हो गया, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। ये टोटल मिलकर कितने हो जाते हैं? 25। इन्हीं को स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। तो स्पर्श व्यंजन एक बार अगेन रिपीट कीजिए, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, ये सब जितने होते हैं टोटल 25 अर्थात 25 होते हैं। इन्हें ही स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? तो भाषा की सार्थक इकाई की बात कर रहा है। सार्थक इकाई जब हो तो शब्द, जो शब्द होता है, क्योंकि कोई भी शब्द हो वही आप पढ़ सकते हैं, उसका अर्थ तभी निकलता है। जैसे राम है तो राम एक शब्द है, इसका अर्थ प्रॉपर निकल रहा है, किसी का नाम है। तो राम अर्थात शब्द ही क्या है? लघुत्तम सार्थक इकाई है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन ए। अगर आपसे कोई पूछे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या, आप बताएंगे स्वर्णिम बताएंगे। स्वर्णिम नहीं होगा तो आप क्या बताएंगे? उसके बाद आप वर्ड बताएंगे। तो स्वर्णिम हो गया, उसके बाद ध्वनि हो गई, ध्वनि के बाद वर्ड है भाषा की सबसे छोटी इकाई। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि आपको सार्थक इकाई बताना है किसकी, तो भाषा की सार्थक इकाई ही शब्द होता है, क्योंकि शब्द ही के द्वारा आप क्या करते हैं? किसी का अर्थ समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लिप चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? लिप चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है अक्षर, ऑप्शन बी है वर्ड, ऑप्शन सी है वर्ड समूह, ऑप्शन डी है वर्णमाला। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन डी। वर्णमाला ही किसे कहा जाता है? लिप चिन्ह, क्योंकि ये क्या है? चिन्ह है। का, खा, ये सब क्या है? एक चिन्ह है। तो यही लिप चिन्ह का क्रम, क्योंकि ये क्रम से है। वर्णमाला क्या है? वर्ड की माला, यह क्रमबद्ध होता है। तो अर्थात ये किसका क्रमबद्ध है? तो लिप चिन्ह का क्रमबद्ध है। ये सब क्या है? चिन्ह है। तो लिप चिन्ह है तो ये क्रमबद्ध से हैं, इसीलिए वर्णमाला में लिप चिन्हों को क्रमबद्ध रखा जाता है। तो इसीलिए लिप चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था ऑप्शन डी था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? ऑप्शन है वर्णमाला, ऑप्शन बी है सर्वनाम, ऑप्शन सी है अक्षर, ऑप्शन डी है क्रिया। सर्वनाम क्रिया तो नहीं कहा जाएगा वर्णों के समुदाय को, ना ही अक्षर कहा जाता है, क्योंकि वर्ण के जो समुदाय क्या कहलाते हैं? वर्णमाला कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है, विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है। ये जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा तो ये कैसा एक विराम चिन्ह है आपको बताना है। ऑप्शन ए है विवरण चिन्ह, ऑप्शन बी है तुल्यात्मक सूचक, ऑप्शन सी है लाघव चिन्ह, ऑप्शन डी है संयोजक चिन्ह। तो ये कैसा चिन्ह है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा? तो कैसा चिन्ह है? तो ध्यान रखिएगा, यह संयोजक चिन्ह है। क्या है? संयोजक चिन्ह। चाहे संयोजक कैसे थोड़ा छोटा होता है, और अगर डैश की बात करें तो डैश ऐसे थोड़ा बड़ा होता है। तो ध्यान रखिएगा, संयोजक क्या है? छोटा है, तो इसे संयोजक चिन्ह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपको क्या बताना है, जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाएं,
वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन है, जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले और विचार के तार टूट जाएं, वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है योजक, ऑप्शन बी है अल्प विराम, ऑप्शन सी है उद्धरण चिन्ह, ऑप्शन डी है पूर्ण विराम। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी क्या है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्योंकि जब वाक्य का अंत अर्थात एक वाक्य बोलने पर अंतिम रूप ले लेता है, वाक्य जहाँ खत्म होता है वही गति का अंतिम रूप है, अर्थात जो गति का अंतिम रूप वहीं आप क्या लगाते हैं, पूर्ण विराम लगाते हैं। किसी वाक्य के लास्ट में, वाक्य के लास्ट में क्या लगाया जाता है, पूर्ण विराम लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है व्यवहार का सही संधि विच्छेद है। व्यवहार एक शब्द है जिसका आपको संधि विच्छेद बताना है। ऑप्शन ए है बी धन औ धन हार, ऑप्शन बी है ब्य धन हार, ऑप्शन सी है ब्या धन वहार, ऑप्शन डी है ब्या धन वा धन हार। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अब व्यवहार शब्द कैसे टूट रहा है, बी धन औ धन हार, क्या हो गया, व्यवहार। अब बात करें इसमें कौन सी संधि है, ध्यान रखिएगा, यह कौन सी संधि है, ई के बाद, ई या ई के बाद अगर ई या ई के बाद कोई आसमान स्वर आ जाए, ई या ई के बाद कोई आसमान स्वर आ जाता है तो क्या हो जाता है, या बन जाता है। क्या बन जाता है, या बन जाता है। अर्थात इसमें कौन सी संधि है, तो यड़ संधि। यह रूल किसका है, यह नियम किसका है, तो यड़ स्वर संधि का, क्योंकि यड़ किसका भाग है, तो स्वर संधि का भाग है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है अत्याचार का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए है अतिया धन चार, ऑप्शन बी है अत धन आचार, ऑप्शन सी है अति धन आचार, ऑप्शन डी है अत्या धन चार। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी अति धन आचार। क्योंकि आप जानते हैं ई या ई के बाद अगर कोई आसमान स्वर आ जाता है तो क्या बन जाता है, या बन जाता है। तो यहाँ अत्याचार में क्या है, या बन रहा है। तो यह किसका रूल है, तो यड़ स्वर संधि का रूल है, अर्थात नियम है। तो ध्यान रखिएगा, ई या ई के बाद अगर कोई आसमान स्वर अर्थात इसके अलावा कोई स्वर आ जाए, इसके सेम जैसे ना हो, तो आसमान स्वर कहने का मतलब है कि ई के अलावा कोई और स्वर आ जाए तो क्या हो जाता है, यह या रूप ले लेता है, अर्थात या बन जाता है, और यह यड़ संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना क्या है, अन्वीक्षण का संधि विच्छेद करिए। अन्वीक्षण का संधि विच्छेद करिए। ऑप्शन ए है अनुधन वीक्षण, ऑप्शन बी है अनुधन एषण, ऑप्शन सी है अनुधन इक्षण, ऑप्शन डी है अन्विधन क्षण। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर इसमें नहीं दिया गया है। ध्यान रखिएगा, इसका जो यह संधि विच्छेद इसका कैसे होगा, अन्वीक्षण का, तो आपको ध्यान रखना है अन्वीक्षण का कैसे, अनुधन क्या होगा, इक्षण होगा, क्या होगा, इक्षण, क्या हो जाएगा, अन्वेक्षण। अब बता दें आपको कि यह कैसे बन रहा है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ शब्द अनु है, ऊ या ऊ के बाद कोई असमान स्वर आ जाए तो क्या बन जाता है, तो ध्यान रखिएगा वा बन जाता है। यह भी किसका है, तो यह भी यड़ संधि का अर्थात यड़ स्वर संधि का उदाहरण है, अन्वीक्षण। अनुधन ईक्षण क्या होगा, इसका सही संधि विच्छेद होगा। क्योंकि यह जब एग्जाम में पूछा गया था इसके चारों ऑप्शन में इसका वो नहीं था इस क्वेश्चन का आंसर। तो ध्यान रखिएगा अनुधन ईक्षण क्या होगा, अन्वीक्षण होगा। इसमें कौन सा नियम लग रहा है, यड़ संधि का नियम। ऊ या ऊ के बाद क्या आ जाए, आसमान स्वर आ जाए, क्योंकि ये क्या है, आसमान, ई यहाँ आ गया है तो आसमान स्वर है, ऊ से अलग है, इसलिए यहाँ वाह हो जा रहा है। और यह किसका रूल है, तो यड़ स्वर संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, नाविक का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए है नौधनविक, ऑप्शन बी है नाधनविक, ऑप्शन सी है नौधनिक, ऑप्शन डी है नाधन आविक। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन सी, नौधनिक क्या होता है, नाविक होता है। अब यह इसका नियम क्या है, इसका नियम है, ध्यान रखिएगा, इसका नियम है अगर औ के बाद किसी कोई स्वर आ जाता है, औ के बाद कोई स्वर आ जाए तो क्या हो जाता है, ध्यान रखिएगा आव हो जाता है। क्या हो जाता है, आव हो जाता है। तो जैसा आपने देखा कि यहाँ
औ है। ये औ की मात्रा बात करें, ये जो औ है इसकी मात्रा कैसे चढ़ती है, तो ध्यान रखिएगा इसकी मात्रा ऐसे चढ़ती है। कोई शब्द में इसकी औ की मात्रा ऐसे चढ़ाई जाती है, ध्यान रखिएगा। औ है, औ के बाद कोई स्वर आ गया तो ई कोई स्वर आया है इसमें, तो इसका परिवर्तन कैसे, आव से होगा। तो नाविक में आप देखेंगे कि आव है तो नौ धन ई क्या हो जाएगा, नाविक हो जाएगा। यह किसका उदाहरण है, तो ध्यान रखिएगा यह अयादि संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है कि समास बताएं। भरपेट में आपको समास बताना है। ऑप्शन ए है अव्ययी भाव समास, ऑप्शन बी है द्वंद्व समास, ऑप्शन सी है तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी है बहुब्रीहि समास। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन ए अव्ययी भाव समास। भरपेट में कौन सा समास है, तो अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास क्या होता है, तो जिसका पहला पद क्या हो, अव्यय हो या प्रधान हो, वही क्या होता है, अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना क्या है कि निम्न में से कौन सा कथन रूपी तरह तत्पुरुष समास से संबंधित है। इनमें से कौन सा कथन पूरी तरह तत्पुरुष समास से संबंधित है। ऑप्शन ए है इसमें पूर्व पद प्रधान होता है। आपको तत्पुरुष समास की डिफिनीशन बतानी है। इसमें पूर्व पद प्रधान होता है। पूर्व पद जिसमें प्रधान होता है वो तो अव्यय होता है। इसका मतलब ये ऑप्शन ए है क्या है, गलत है। इसमें पूर्व पद संख्यावाची हो, तो पूर्व पद जिसमें संख्यावाची क्या होता है, द्विगु होता है, ये भी क्या है, गलत है। ऑप्शन सी की बात करें, इसमें प्रायः उत्तर पद प्रधान होता है, यही क्या है, तत्पुरुष समास की डिफिनीशन। जिसमें उत्तर पद प्रधान हो अर्थात द्वितीय पद प्रधान हो, वही क्या होता है, तत्पुरुष समास होता है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन सी। बात करें ऑप्शन डी, गलत है। इसमें पूर्व पद अव्यय हो, जिसमें पूर्व पद अव्यय होता है वो क्या होता है, व्ययी भाव समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है ओझा उपाध्याय, ऑप्शन बी है कपास करपट, ऑप्शन सी है केला कदली और ऑप्शन डी है पसीना प्रस्विन। अर्थात इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन बी। कहने का तात्पर्य क्या है कि यह ओझा उपाध्याय केला कदली अर्थात यह तद्भव तत्सम का इसमें पूछा गया है। तो ओझा का जो तत्सम उपाध्याय, केला का तत्सम कदली और पसीना का जो तत्सम प्रस्विन होता है, पसीना का तत्सम प्रस्विन होता है। ऑप्शन बी क्या है, गलत है, क्योंकि इसका कपास का करपट तत्सम नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का कौन सा एक युग्म गलत है। निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का कौन सा एक युग्म गलत है। ऑप्शन ए है हल्दी हरिद्रा। तद्भव क्या होता है, हिंदी रूप, तत्सम क्या होता है, संस्कृत रूप। तो हल्दी क्या है, तद्भव है, और हरिद्रा क्या है, तत्सम है। अफीम अहिफेन अदरक आद्रक, ऑप्शन डी क्या है, सेठ और श्रेष्ठ। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन डी। ध्यान रखिएगा यह गलत क्यों है, क्योंकि सेठ का श्रेष्ठ नहीं होता, क्या होता है, श्रेष्ठ ही होता है। क्या होता है, श्रेष्ठ ही। ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को, सेठ का जो तत्सम रूप होता है श्रेष्ठ ही होता है। क्या होता है, श्रेष्ठ ही होता है। अर्थात आपने इस क्वेश्चन से क्या सीखा, आपने सीखा कि हल्दी का तत्सम हरिद्रा, अफीम का तत्सम अहिफेन, अदरक का तत्सम आद्रक और सेठ का तत्सम श्रेष्ठ ही होता है। सेठ का तत्सम क्या है, श्रेष्ठ ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है। देशज का तात्पर्य क्या होता है, ध्यान रखिएगा। देशज कैसे बना है, तो देश धन जा, देश धन जा, अर्थात जा का अर्थ होता है जन्मा, जा का अर्थ होता है जन्मा। तो देश में जन्मा, जो देश में जन्मे उसे ही देशज कहा जाता है। देशज क्या है, देश में जन्मा, देशज। देश धन जा क्या है, देशज है, जा का अर्थ होता है जन्मा। तो अर्थात देशज का तात्पर्य क्या है, जो देश में जन्मा शब्द हो वही देशज शब्द कहलाता है। ऑप्शन ए है लाश, ऑप्शन बी है धड़ाम, ऑप्शन सी है पतलून, ऑप्शन डी है औरत। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन बी। देशज शब्द क्या है, धड़ाम शब्द कैसा है, तो देशज है। अब आपके साथ कुछ देशज शब्द डिस्कस किए जाएंगे। कुछ देशज शब्द कैसे,
आपने देखा कि देशज शब्द, तो देशज शब्द कैसे, देश धन जा से बना है, जिसका अर्थ होता है देश में जन्मा। अब बात करें एक ट्रिक के माध्यम से आपको कुछ देशज शब्द याद कराए जाएंगे। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अब उसके साथ दो घटनाएं होती हैं। पहली घटना होती है कि वह पेड़ पर चढ़ता है, उसके बाद वह पेड़ पे चढ़ता है और धड़ाम से क्या होता है, गिर जाता है। धड़ाम से गिर गया, धड़ाम से गिरने के बाद उसकी कलाई क्या हो गई, कलाई टूट गई, पगड़ी छूट गई। कलाई टूट गई और पगड़ी छूट गई। ये सब शब्द कैसे हैं, तो देशज शब्द हैं। आपको बस एक माध्यम से इसको ध्यान रखने के लिए बोला जा रहा है, अर्थात लर्न करवाया जा रहा है कि आपको ट्रिक के माध्यम से कैसे आपको इसको ध्यान रखना है, माइंड में कैसे सेट करना है। तो पहला एक व्यक्ति है, उसके साथ दो घटनाएं होती हैं। पहली घटना क्या घटी उसके साथ, पहली घटना घट गई कि पेड़ पे चढ़ने के बाद वह धड़ाम से गिर गया। गिरने के बाद क्या हुआ, उसकी कलाई टूट गई और पगड़ी छूट गई। कलाई टूट गई, पगड़ी छूट गई। ये चार शब्द कैसे हैं, तो देशज शब्द हैं। अब नेक्स्ट जो घटना उस व्यक्ति के साथ घटती है, नेक्स्ट घटना घटी, कटोरा है, कटोरे में खिचड़ी रखा है, खिचड़ी खा लिया वह व्यक्ति। खाने के बाद उसके साथ गड़बड़ हो गई, गड़बड़ घोटाला। तो गड़बड़ घोटाला कैसा शब्द है, तो देशज शब्द है। अब उसके साथ गड़बड़ हो गई, गड़बड़ होने के बाद वह क्या करता है, जूता पहना, लोटा लिया, खिड़की से कूदा। खिड़की से कूदने के बाद क्या हो गया, खड़ खड़ की आवाज़ हुई, तो क्या हुआ, झंझट हो गया। अर्थात जब वह अनजाने में खिड़की से कूदेगा तो खिड़की के नीचे कुछ ना कुछ तो रखा ही होगा, तो क्या होगा, खड़ खड़ की आवाज़ हुई तो क्या हो गई, झंझट हो गई। अर्थात कहने का तात्पर्य जितने भी शब्द कलर में हैं ये सब कैसे शब्द हैं, तो देशज शब्द हैं। ध्यान रखिएगा, आपको बस एक माध्यम से इसको बाय ट्रिक आपको ध्यान रखने के लिए कहा जा रहा है। तो ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं इन शब्दों को। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार अगेन रिपीट कर लीजिए कि एक व्यक्ति है, फटाफट, एक व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है, व्यक्ति के साथ दो घटनाएं होती हैं। पहली घटना, वह पेड़ पे चढ़ा, धड़ाम से गिरा, धड़ाम से गिरने के बाद कलाई टूट गई और पगड़ी छूट गई। नेक्स्ट है, दूसरी घटना क्या होती है, कटोरे में रखा है खिचड़ी खाने के बाद गड़बड़ हुआ, गड़बड़ होने के बाद क्या होता है, वह जूता पहना, लोटा लिया, खिड़की से कूदा, खड़खड़ की आवाज़ हुई और झंझट हो गई। आई होप आपको यह समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। आपको बताना क्या है, निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ तिरछी नज़र तथा आक्षेप है। निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ तिरछी नज़र तथा आक्षेप है। ऑप्शन ए है कटुक्त, ऑप्शन बी है व्यंग्य, ऑप्शन सी है ताना, ऑप्शन डी है कटाक्ष। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन डी। तो तिरछी नज़र तथा आक्षेप किसका अर्थ है, तो कटाक्ष का अर्थ है। इस क्वेश्चन से सीखने को मिलता है कि तिरछी नज़र और आक्षेप किसका अर्थ है, तो कटाक्ष का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है अनेकार्थी शब्द नाग का निम्नलिखित में से एक अर्थ है। नाग का निम्नलिखित में से एक अर्थ है। ऑप्शन ए है रथ, ऑप्शन बी है पारा, ऑप्शन सी है हाथी, ऑप्शन डी है मोच। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन सी, अर्थात नाग का अर्थ ध्यान रखिएगा क्या होता है, हाथी होता है। नाग का अर्थ क्या होता है, हाथी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है अंधेर नगरी का अर्थ है। अंधेर नगरी का अर्थ है, ऑप्शन ए है राज्य विहीन स्थान, ऑप्शन बी है अन्याय की जगह, ऑप्शन सी है जहां अंधेरा हो, ऑप्शन डी है सुनसान जगह। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, अन्याय की जगह ही क्या कहलाता है, अंधेर नगरी। अंधेर नगरी का अर्थ होता है अन्याय की जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है अंधे को दीपक दिखाना। अंधे को दीपक दिखाना मुहावरे का सही अर्थ है। अब आप बताइए कि अंधा है, अंधे को आप दीपक दिखा रहे हैं, तो ऑप्शन ए है अंधे का रास्ता रोशन करना, ये गलत है। ऑप्शन बी, अंधा है और आप रास्ता रोशन करेंगे, ये क्या है, गलत है। ना समझ को उपदेश देना, ना समझ को उपदेश देना। ऑप्शन सी है ना समझ को रोशनी देना, ये क्या है, गलत है, रोशनी शब्द नहीं।
अंधे की सहायता करना, ये भी क्या है, गलत है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इस क्वेश्चन का क्या होगा, सही आंसर होगा। अंधे को दीपक दिखाने का तात्पर्य क्या है, ना समझ को उपदेश देना, ना समझ को उपदेश देना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपको क्या बताना है। अंडे का शहजादा का अर्थ है, अंडे का शहजादा का अर्थ है। ऑप्शन ए कमजोर व्यक्ति, ऑप्शन बी है चालाक व्यक्ति, ऑप्शन सी है अनुभवी व्यक्ति, ऑप्शन डी है अनुभवहीन व्यक्ति। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अब बात करें कि अंडे का शहजादा कहने का मतलब क्या है। मान लीजिए कोई अंडा है, अगर कोई अंडा है, इसके इर्द गिर्द इसमें कोई है, तो क्या है, सिर्फ इतने ही तक उसका जो उसका विवेक है, अनुभव है, वह सीमित है। अर्थात अनुभवहीन व्यक्ति, अनुभव उसको अनुभव नहीं है, सिर्फ उसी अंडे तक उसका क्या है, ज्ञान सीमित है। तो इसीलिए इसका तात्पर्य क्या है, अनुभवहीन व्यक्ति। अंडे का शहजादा का अर्थ क्या है, अनुभवहीन व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है। पशु चर रहे हैं, रेखांकित पद है। ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी है जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन डी है भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन डी है द्रव्यवाचक संज्ञा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, क्योंकि पशु शब्द जो है क्या है, यह पूरे पशु का क्या का पशु जाति का बोध करा रहा है। क्योंकि जातिवाचक संज्ञा क्या है कि जिस शब्द से पूरे जाति का बोध हो वही क्या है, जातिवाचक संज्ञा होता है। तो पशु शब्द कैसा है, जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है जातिवाचक संज्ञा शब्द है। ऑप्शन ए है कामायनी, ऑप्शन बी है आम, ऑप्शन सी है रसीला, ऑप्शन डी है वकील। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन डी, वकील क्या है, जातिवाचक संज्ञा शब्द है। कामायनी क्या है, कामायनी जो शब्द है ध्यान रखिएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, और रसीला भी क्या है, यह भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना क्या है, गाय कौन सी संज्ञा है, गाय कौन सी संज्ञा है। ऑप्शन ए है व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी है जातिवाचक, ऑप्शन सी है भाववाचक, ऑप्शन डी है द्रव्यवाचक। गाय शब्द कैसा है, पूरे जाति का बोध करा रहा है, तो यह क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। अब आपसे बात करें ये आम शब्द, आपको लग रहा होगा कि यह आम शब्द क्यों जातिवाचक संज्ञा नहीं हुआ। अब आपको इस शब्द को आपको क्लियर कर दें, इसकी डिफिनीशन पहले आप देखिए, तब आप समझ पाएंगे कि आम शब्द क्यों जातिवाचक संज्ञा नहीं हुआ। बात करें जातिवाचक संज्ञा क्या है, ऐसे शब्द जो जाति का बोध कराते हैं जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे सेब हो गया, संतरा हो गया, केला हो गया, पपीता, ये सब कैसे हैं, तो पूरी जाति का बोध करा रहे हैं। लेकिन अगर बात करें हम कि हिमालयी सेब, कश्मीरी सेब, अगर हिमालयी सेब कह दे तब वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा कि हिमालयी अगर सेब कहता है, सेब तो जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन अगर बात करें हिमालयी सेब की तब वह एक विशेष हिमालय अर्थात एक को इंडिकेट कर रहा है। तो वहाँ क्या है, यह सेब क्या हो जाएगा, हिमालयी सेब व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे संतरा है, नागपुरी अगर संतरा है तब तो जातिवाचक, लेकिन अगर करें नागपुरी संतरे की बात कर दी तब वह क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक, क्योंकि एक इंडिकेट कर दे रहा है जितने भी संतरे हैं उस संतरे में एक का नाम क्या है, नागपुरी संतरा, तो क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा। पंचमढ़ी का संतरा, अमरावती का संतरे, ये सब क्या हो जाएंगे, संतरे, ये सब क्या हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक हो जाएंगे। केला है तो केला शब्द क्या है, जातिवाचक। अगर पपीता की बात करें, अगर पपीता है तो जातिवाचक, लेकिन अगर मैक्सिंग और ताइवान का पपीता लिख दिया जाए तो क्या हो जाएगा, जातिवाचक हो जाए, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। अब आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताया, जैसे एग्जाम्पल में आप देख रहे होंगे जो उदाहरण है, जैसे लिखा गया है पहला वाक्य, राम फल खाता है। राम फल खाता है, भाई फल की बात की जा रही, इसमें कोई एक फल की बात नहीं की जा रही है, तो राम क्या हो गया, जातिवाचक, फल क्या हो गया, जातिवाचक। दूसरा क्या है, राम सेब खाता है, तो राम सेब खा रहा है, सेब शब्द क्या है, तो सेब भी क्या है, यह जातिवाचक, क्योंकि पूरे सेब की बात अगर यहीं लिख दिया जाए कि राम कश्मीरी सेब खाता है, तब वह क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में चला जाएगा। जो नेक्स्ट उदाहरण क्या है, वह आम का फल खाता है, वह आम का फल खाता है, यह व्यक्तिवाचक संज्ञा क्यों हुआ, क्योंकि ध्यान रखिएगा पूरे फल में एक किसका, आम का बता रहा है, पूरे फल में
आम से इसका संबंध है, अर्थात आम को इंडिकेट कर रहा है। पूरे फल में फल शब्द होता तो ठीक है, फल में अगर सेब दिया जाता, आम दिया जाता, केला हो जाता, तो ये सब एक फल को इंडिकेट कर रहा है, अर्थात पूरे जात में एक का नाम है। तो ये फल, आम का फल, अर्थात इसका संबंध है आम का फल, इसीलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो, क्योंकि फलों में एक ही फल का नाम लिया जा रहा है, आम का। तो आम एक विशेष हो गया, फलों में आम एक विशेष हो गया, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ। ध्यान रखिएगा, यह क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। राम कश्मीरी सेब खाता है, तो कश्मीरी सेब खा रहा है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन अगर लिख दिया जाए तो राम सेब खाता है, तब हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा, लेकिन यह कश्मीरी सेब खा रहा है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। आई होप आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा, जो ऊपर दिया गया है क्वेश्चन। आम शब्द क्यों जातिवाचक संज्ञा नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपने देखा कि यह एक फलों में एक आम की बात, एक फल में क्या, सेब, संतरा, केला, अनार सभी फल हैं, लेकिन उसमें एक को इंडिकेट कर दिया आम शब्द, तो आम शब्द क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। आम शब्द सॉरी व्यक्तिवाचक संज्ञा। और डी वकील क्या है? पूरे वकील जो है यह जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। आई होप आपको यह कन्फ्यूजन जो हो रही होगी आपको समझ में आया होगा। अगर आगे बात करें, आगे इसमें जो एक महत्वपूर्ण है, जैसे इसमें दिए गए हैं नदी, तालाब, देश, विदेश, आदमी, लड़का, लड़की। जैसे अब नदी की बात करें, अगर नदी में एक इंडिकेट कर दिया जाए गंगा नदी, तो गंगा नदी व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन अगर नदी की बात करें तो नदी क्या हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा। तालाब में अगर पुष्कर, जैसे अगर एक को इंडिकेट कर दिए गए पुष्कर तालाब, तो पुष्कर तालाब व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन अगर तालाब दिया है तो तालाब क्या है? जातिवाचक संज्ञा। जैसे देश है तो क्या है? देश शब्द जातिवाचक संज्ञा। लेकिन अगर भारत देश कर दिया जाए तो भारत देश, एक देश किसको इंडिकेट कर रहा है? भारत को। पूरे देश में भारत को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। आई होप आपको समझ में आया होगा। वैसे ही विदेश है, आदमी है, लड़का है, लड़की, धातु, पुस्तक, फल, सेब, सब्जी, पर्वत, अध्यापक, युद्ध, ऋतु, मौसम, भूकंप, रंग, ये सब कैसे कैसे शब्द हैं? तो ध्यान रखिएगा, जातिवाचक शब्द हैं, जातिवाचक संज्ञा है। अब एक महत्वपूर्ण आता है, इससे क्वेश्चन बनता है, व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का बहुवचन जातिवाचक होता है। इसको ध्यान रखिएगा, जितने जो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं अगर उनका आप बहुवचन करते हैं तो क्या कहलाएंगी? जातिवाचक संज्ञाएं कहलाएंगी। जैसे भारत में कालिदासों की कमी नहीं, भारत में कालिदासों की कमी नहीं। नेक्स्ट क्या है? भारत में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं। अर्थात अगर कालिदास होता तो क्या हो जाता? तो यह हो जाता व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन कालिदासों, क्योंकि कालिदास का क्या कर दिया गया है? बहुवचन बनाया गया है, तो क्या लिखा गया है? कालिदासों। तो इसीलिए क्या है? जातिवाचक संज्ञा। कालिदास का क्या है? कालिदासों। तो कालिदासों क्या है? बहुवचन बनाया गया, किसका? व्यक्तिवाचक संज्ञा का बहुवचन जब बनाया जाता है तो क्या कहलाता है? जातिवाचक संज्ञा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। प्रत्यय शब्द है, जो प्रत्यय है, प्रत्यय कहाँ जुड़ता है? तो प्रत्यय किसी भी शब्द के पीछे, जो शब्द के पीछे जुड़ता है तो क्या कहलाता है? शब्दांश कहलाता है। ध्यान रखिएगा, जो शब्द के पीछे जुड़ता है वो क्या कहलाता है? शब्दांश। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन ए। वैसे उपसर्ग की बात करें तो उपसर्ग में भी ध्यान रखिएगा, जो आगे भी जुड़ता है वो क्या होता है? शब्दांश कहलाता है। क्या कहलाता है? शब्दांश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है हिंदी में शब्दों के बाद जोड़ने वाले शब्दांशों को क्या कहते हैं? हिंदी में शब्दों के बाद जोड़ने वाले शब्दांशों को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है सर्वनाम, ऑप्शन बी है परसर्ग, ऑप्शन सी है संज्ञा, ऑप्शन बी है विशेषण। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन बी। हिंदी में शब्दों के बाद जोड़ने वाले शब्दांशों को क्या कहते हैं? परसर्ग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए है बै, ऑप्शन बी है बैठ, ऑप्शन सी है अक, ऑप्शन डी है का। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन डी। बैठ धन का क्या है? बैठक है। क्या है? बैठक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। ऑप्शन ए है हावत, ऑप्शन बी है वत, ऑप्शन डी है कह, ऑप्शन डी है आवत। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आवत। कहा धन आवत क्या हो जाएगा? कहावत।
नेक्स्ट क्वेश्चन है उपसर्ग को कहते हैं। उपसर्ग क्या है? अभी आपने जाना कि उपसर्ग क्या होता है, किसी शब्द के पहले जुड़ता है, वही क्या कहलाता है? शब्दांश कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए शब्दांश। किसी उपसर्ग क्या होता है? आगे जुड़ता है, आगे जुड़कर क्या करता है? अर्थ में परिवर्तन करता है। तो उपसर्ग के जो जुड़ता है वही शब्दांश होता है। उपसर्ग का प्रयोग होता है, अभी आपने जाना कि उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है। ऑप्शन ए है शब्द के आदि में, ऑप्शन बी है शब्द के मध्य में, ऑप्शन शब्द के मध्य में तो होता नहीं, शब्द के अंत में, शब्द के जो अंत में जुड़ता है वह प्रत्यय होता है। इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत है। ऑप्शन ए है सही है, अर्थात शब्द के आदि में इसका क्या होता है? जुड़ता है। आदि मतलब पहले, उपसर्ग जो होता है शब्द के पहले जुड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है उपसर्ग वह शब्दांश है जो, उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के बाद में जुड़ता है, किसी शब्द के मध्य में जुड़ता है, किसी शब्द के आगे जुड़ता है और शब्द में कहीं भी जुड़ सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन सी, उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के आगे जुड़ता है अथवा आदि में जुड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयोग में किसी उपसर्ग का संयोग में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए सम, ऑप्शन बी है सन, ऑप्शन डी है सा, ऑप्शन डी है सु। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन ए। ध्यान रखिएगा, समधन, समधन योग क्या हो जाता है? संयोग। समधन योग क्या हो जाता है? संयोग। संयोग यह कौन, किसका उदाहरण है? किस संधि का उदाहरण है? तो ध्यान रखिएगा, यह व्यंजन संधि का, किसका? व्यंजन संधि का उदाहरण है। किसका? व्यंजन संधि। कौन सा रूल लगता है इसमें? तो ध्यान रखिएगा, माँ के बाद अगर, माँ के बाद या रा ला वा सा हा जो आता है तो क्या बन जाता है उसका? तो ध्यान रखिएगा, यह बन जाता है, अनुस्वार बन जाता है। तो अगर माँ के बाद या रा ला वा सा और हा आए तो क्या बन जाता है? अनुस्वार बन जाता है। उसी जो माँ होता है वह अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है। इसीलिए समधन योग क्या हो गया? संयोग हो गया। आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू।